चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज की क्लास में अपना टॉपिक है यहाँ पे इतिहास में सबसे पहला, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सिंधु घाटी सभ्यता अगर देखें तो हमारे भारत की पहली नगरीय सभ्यता हम लोग इसको कहते हैं। भारत की पहली नगरीय सभ्यता, भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता रही, जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु ये अपने समकालीन अन्य दूसरी सभ्यताओं से काफी ज्यादा परिपक्व थी। मतलब जब हमारे भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता थी, उस समय पर मेसोपोटामिया, सुमेरियन सभ्यता आप लोगों ने सुना होगा, ये इसके समकालीन सभ्यताएं थी। लेकिन इन सभ्यताओं से ज्यादा विकसित हमारे भारत की सभ्यता रही, जिसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसके हम लोग यहां पर अगर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण थे। मतलब इस सभ्यता का जो समय है उसको 3 चरणों में बांटा जाता है। कितने चरण में? 3 चरण में। सबसे पहला जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो चरण है, उस पहले चरण को हम लोग कहते हैं प्रारंभिक हड़प्पा चरण। पहला चरण है उसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक हड़प्पा चरण। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले नाम रखा गया था। पहला नाम क्या था इसका? हड़प्पा सभ्यता। तो इस सभ्यता के अलग अलग हमको चरण देखने को मिले, जिसमें सबसे पहला जो चरण है उसको कहा जाता है क्या? प्रारंभिक चरण। और सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो प्रारंभिक चरण है वो है 3300 से लेके 2600 ईसा पूर्व का समय। दूसरा अगर देखा जाए तो वो है यहां पर परिपक्व हड़प्पा चरण। परिपक्व हड़प्पा चरण जो है, ये चरण आता है परिपक्व हड़प्पा चरण। इसका समय है 2600 से लेके 1900 ईसा पूर्व का समय। और तीसरा जो समय है उसको हम लोग कहते हैं अंतिम हड़प्पा चरण। क्या बोलते हैं उसको? अंतिम हड़प्पा चरण। और ये अंतिम हड़प्पा चरण जो है वो है 1900 से लेके 1300 ईसा पूर्व का। इस प्रकार से हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के समय को 3 हिस्सों में बांट देते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा चरण का मतलब यह है कि जिस समय पर इस सभ्यता के लोगों ने वहां पर रहना करना शुरू किया होगा। परिपक्व का मतलब है कि इनका डेवलपमेंट वगैरह हुआ। और अंतिम हड़प्पा चरण का मतलब है कि इस समय में यह सभ्यता कहीं पर भी विनाश हो चुकी थी। लेकिन इतिहास के समय को लेकर एक और निर्धारण होता है C14 से। C14 मतलब कार्बन की एक पद्धति है। एग्जाम्पल में दूं तो मान लीजिए कि ये मोबाइल है। इस मोबाइल को खुदाई में अगर ये प्राप्त हुआ तो कार्बन 14 के तहत इसका पता लगाया जा सकता है कि ये मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कब हुई थी। समझ में आई चीज? तो उस आधार पर जब सिंधु घाटी सभ्यता के जो खुदाई में बर्तन निकले, ईंटें निकली, उनसे जब हम लोगों ने अनुमान लगाया तो उसमें समय आया इस सभ्यता का 2350 से लेके 1750 ईसा पूर्व। समझ में आई चीज? ये क्या है? इसका परिपक्व का समय आ रहा है यहाँ पे। मतलब परिपक्व मतलब उनका डेवलपमेंट हुआ होगा, तो उसी समय के अवशेष हमको निकले मिलाई खुदाई में, तो इसलिए ये वाला समय C14 में ज्ञात है। तो इतिहासकारों ने कहा, बोले परिपक्व का समय हो सकता है ये, इससे पहले भी हो सकता है ये सभ्यता रही, और इसके बाद में हो सकता है इसका विनाश भी धीरे धीरे हुआ होगा। ये सारी चीजें अपन स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि भारत की पहली सभ्यता, जिसका समय हम लोग 3 स्तर में बांटते हैं, और ये कार्बन 14 के अकॉर्डिंग, ये सभ्यता का विस्तार क्षेत्र हमारे भारत के अंतर्गत कहां पर रहा। मतलब ये भारत के अंतर्गत ये सभ्यता अगर विस्तृत थी तो भारत में इसका विस्तार क्षेत्र जो है वो कहां से कहां तक रहा होगा, इस सभ्यता का विस्तार। तो ये एक मानचित्र है जिसमें आप लोग इस सभ्यता के विस्तार को देख सकते हैं। ये सभ्यता का अगर मैं विस्तार क्षेत्र आपको बताऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार उत्तर में यहां पर एक जगह आती है जिसका नाम है मांडा। कौन सी जगह है? मांडा। तो उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत कौन सी जगह आती है? मांडा। मांडा से लेके दक्षिण में यहां पर एक जगह है जिसका नाम है दैमाबाद। ये दैमाबाद नाम की जो जगह है वो कहां पे आती है? महाराष्ट्र में।
तो यहां तक इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र रहा है। उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दईमाबाद तक, और नॉर्थ टू साउथ इस सभ्यता की कुल टोटल लंबाई रही भाई 1100 किलोमीटर। कितने किलोमीटर में फैली हुई थी यह सभ्यता? 1100 किलोमीटर के अंदर उत्तर से दक्षिण की तरफ इस सभ्यता का विस्तार क्षेत्र था। जबकि पश्चिम में इस सभ्यता का विस्तार जो था वो हमको देखने को मिलता है, एक जगह है उसका नाम है सुतका गेंडोर। क्या नाम है? सुतका गेंडोर, जो कहां पे आती है? पाकिस्तान में। और सुतका गेंडोर पाकिस्तान से लेकर पूर्व में एक जगह हम लोग कह सकते हैं जिसका नाम है आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर आता है कहां पर? तो आलमगीरपुर है यूपी में। इसके बीच में यह सभ्यता का विस्तार था। और पश्चिम से पूर्व जब सुतका गेंडोर से लेकर हम लोग आलमगीरपुर तक जाएं तो इस सभ्यता की हमको चौड़ाई देखने को मिलती है 1600 किलोमीटर। तो नॉर्थ टू साउथ 1100 किलोमीटर, वेस्ट टू ईस्ट कितनी हो गई है? 1600 किलोमीटर का क्षेत्र था। इस सभ्यता की आकृति आप लोग देख पा रहे हो, तो आपको यह आकृति कैसी लग रही है? त्रिभुजाकार। कैसी लग रही है? त्रिभुजाकार। तो इस सभ्यता का जो विस्तृत क्षेत्र है वो आकृति कैसे बनाता है? तो यह बनाता है त्रिभुजाकार। मतलब इसके बीच में इस सभ्यता के अलग अलग बहुत सारे नगर यहां पर थे। सुतका गेंडोर, ये जो नगर बताए ना, ये मतलब इसका सबसे उत्तरी है, ये सबसे दक्षिणी है, ये सबसे पश्चिमी और ये सबसे पूर्वी है। इसके बीच में बहुत सारे इस सभ्यता के नगर हुआ करते थे। जैसे आज हमारी सभ्यता है तो इसमें बहुत सारे नगर है ना, अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र भी है, लेकिन यहां पर सारे कैसे थे? नगर ही नगर उस समय पर देखने को मिल रहे थे। इस सभ्यता के अंतर्गत अगर देखें तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको यह ध्यान रखनी है कि इसका कुल टोटल जो क्षेत्रफल बनता है, इस सभ्यता का कुल टोटल जो क्षेत्रफल था वो क्षेत्रफल था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। ये क्या था? इस सभ्यता का कुल टोटल क्षेत्रफल हमको इस सभ्यता के अंतर्गत देखने को मिलता है। क्लियर? और जब इस सभ्यता के बारे में खोज हुई तो इस सभ्यता के अंतर्गत खोज तो हुई थी भाई 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में खुदाई कार्य शुरू हो गया था। और सबसे पहली बार इस सभ्यता के अंतर्गत जिस स्थान पे खुदाई कार्य हुआ वो स्थान अगर देखा जाए तो उस स्थान का नाम आपको देखने को मिलेगा, और उस स्थान का नाम क्या है? हड़प्पा। क्या नाम है उस स्थान का? हड़प्पा। तो मान लीजिए कि यहां पर उस सभ्यता का एक स्थल आता है जिस स्थल का नाम क्या है? हड़प्पा। यह हड़प्पा नामक स्थल पे सबसे पहली बार यहां पर खुदाई कार्य हुआ था। 1921 के समय पर यहां पर खुदाई कार्य हुआ, और खुदाई कार्य किया किसने था? दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। उस समय पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की मैं बात करूं तो उस समय पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी में कहूं तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था जॉन मार्शल। क्या नाम था उनका? जॉन मार्शल। और ये जॉन मार्शल ने 1924 में जाकर इस बारे में घोषणा की कि हमने दुनिया की सबसे विशाल, दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण एक सभ्यता की खोज की, जो भारत की पहली नगरीय सभ्यता है जिसका नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। इसके अनाउंस किए हुए को 100 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी खोज हुए को कितने साल पूरे हो गए? 100 साल। अभी मैंने कुछ दिनों पहले, 5-6 दिन पहले करंट में आज का इतिहास जो लेता हूं उसमें ये बताया था कि 1924 में ही इस सभ्यता के बारे में हमको पता चला था कि भाई विश्व में बताया गया कि भारत के अंदर पहली सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। नहीं तो 1924 से पहले अगर आप इतिहास पढ़ रहे होते तो आपको इतिहास में टीचर यही पढ़ा था कि इतिहास का सबसे पहली सभ्यता हमारे भारत की है जिसका नाम है वैदिक सभ्यता। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद कौन सी सभ्यता आती है? वैदिक सभ्यता। तो 1924 तक यही माना जाता था कि हमारे भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता। लेकिन 1924 में जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसने घोषणा कर दी कि भारत की सबसे पुरानी सभ्यता वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता से पहले भी एक सभ्यता थी जिसका नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। और वो भी कैसी थी? शहरी। और वैदिक सभ्यता तो इसके बाद में आएगी, वो कैसी आएगी? ग्रामीण। आपको बताऊंगा कि क्यों ग्रामीण बनी वो और ये कैसे शहरी है। ठीक है, तो ये यहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोगों ने देखा है। सबसे पहले इसकी जर्नल बातें आप लोगों को बताई गई है। समझ में आया इतना? क्लियर? लिखो, पहले इतनी चीजों को नोट कर लो। आप लोग लिखे।
सिंधु घाटी सभ्यता। अच्छा, एक चीज याद रखना कि इस सभ्यता के नाम बहुत सारे हैं। सुन लो ध्यान से, 2 मिनट का और समय लो आप लोग, फिर आगे बढ़ना। इस सभ्यता के नाम बहुत सारे हैं। इस सभ्यता के नाम कितने सारे हैं? तो सबसे पहला स्थल जो ढूंढा गया उसका नाम क्या है? हड़प्पा। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हुआ हड़प्पा सभ्यता। बाद में इस सभ्यता के ज्यादातर स्थल सिंधु नदी के पास से मिले, तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा। लेकिन इसके बाद इस सभ्यता के बारे में पता चला कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र तो है ही नहीं, सारे क्या है? नगर हैं, तो इसको कहा गया नगरीय सभ्यता। फिर बाद में पता चला कि हर नगर के पास में कोई ना कोई सी नदी है, तो इस सभ्यता का एक और नाम हुआ क्या? नदी घाटी सभ्यता। और इस सभ्यता के लोग C+T करके बना देते थे B, इसलिए इस सभ्यता को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। तो इस सभ्यता का एक और नाम क्या है? कांस्य युगीन सभ्यता। समझ में आया सभी को? तो मुझे बता दो C और T और B क्या है? ये C का मतलब है तांबा। क्या है C का मतलब? तांबा। और T का मतलब है यहां पर टिन। तो ये लोग क्या करते थे? 9:1 में कांसा, वो सॉरी तांबा और टिन का मिश्रण करते थे और B बना देते थे। B मतलब ब्रॉन्ज, हिंदी में कहते हैं उसको कांस्य। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे? तांबा और कांसा दोनों को मिला देते थे और क्या बनाते थे ये लोग? तांबा और टिन को मिला के क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। ठीक है, क्लियर? इसलिए इसको तांबा की जानकारी थी इन लोगों को, तो इस सभ्यता को हम लोग ताम्र पाषाण काल की सभ्यता भी कहते हैं और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिए यहां पे सबसे पहले भारत की प्राचीनतम सभ्यता जिसका विकास नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ, यह अपने समकालीन सभ्यताओं से, यह अपने समकालीन सभ्यताओं से अधिक विकसित थी। जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से रहा, जिसका संबंध ताम्र पाषाण काल से रहा। समझ में आया इंट्रो इसका? देखो इसकी सारी चीजें अपन ने इंट्रो में लिखी है। क्या लिखा सबसे पहली लाइन वहां पे? भारत की प्राचीनतम सभ्यता जिसका विकास नदी घाटी क्षेत्रों में हुआ। तो ये सारी नदियां ही नदियां हैं और इनकी घाटियों में ये पली बड़ी है सभ्यता। ठीक है, और फिर मतलब ये अपने समय की दूसरी जो सभ्यताएं थी उनसे ज्यादा क्या थी? डेवलप थी। अभी आप लोग इसका डेवलपमेंट देखेंगे कि कितनी डेवलप थी। और इसका संबंध किससे था? ताम्रपाषाण काल से था। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो। ये सारी नदियां दिख रही है आपको, तो ये नदी घाटियों के क्षेत्रों में ही पली बड़ी है सभ्यता। फिर नेक्स्ट लिखो इसके बाद में अन्य नाम इसके। अन्य नाम क्या क्या है, मतलब प्रमुख नाम क्या क्या रहे हैं इसके? नाम कौन कौन से इस सभ्यता के? सबसे पहला नाम लिखो यहां पे। क्या लिखें? प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा। प्रथम ज्ञात स्थल हड़प्पा, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। दूसरा लिखो। जी हां, दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरा पॉइंट लिखो।
प्रारंभिक अधिकांश स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए। प्रारंभिक अधिकांश स्थल सिंधु घाटी क्षेत्र से प्राप्त हुए। तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। तो इसे क्या कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया। समझ में आया इतना? तीसरा पॉइंट क्या लिखें? थर्ड, तीसरा पॉइंट लिखो। थर्ड लिखे, नदी घाटी क्षेत्रों में विकसित डेस लगा के लिखो तो नाम क्या हो गया? नदी घाटी सभ्यता। ठीक है, नदी घाटी क्षेत्रों में विकसित हुई तो नाम क्या हुआ इसका? नदी घाटी सभ्यता हो गया। समझ में आई चाहिए पॉइंट? मतलब पहले शुरू में सिंधु नदी के आसपास में स्थल मिले, बाद में गुजरात में भी स्थल मिला तो नदी के पास में मिला, राजस्थान में मिला तो भी नदी के पास में मिला, तो उसका नाम क्या हो गया फिर? नदी घाटी सभ्यता। नेक्स्ट लिखो फिर इसके बाद में क्या लिखोगे? नेक्स्ट लिख लिया वो तो अपन ने ऊपर, ताम्र पाषाण। तो नेक्स्ट लिखो तांबा और टिन। तांबा, तांबा ताम्रनी, तांबा और टिन को मिलाकर कांस्य तैयार किया जाता था। कितने अनुपात में मिलाते थे इसको? 9:1 कांस्य तैयार किया जाता था। तो नाम क्या होगा? डेस लगा के क्या लिखोगे? कांस्य युगीन सभ्यता। इसके कारण इसको क्या कहा गया? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक, और क्या नाम है इसका? एक नाम लिख दो, शहरी नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता हो गया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो और फिर लिखना हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण, और ये तीनों बोर्ड पे देख के नोट करके लिख लेना। प्रारंभिक हड़प्पा चरण और उसका समय लिख लेना। हड़प्पा सभ्यता के 3 चरण। पहला चरण लिख लेना, फिर दूसरा लिख लेना, फिर तीसरा लिख लेना। दूसरा परिपक्व हड़प्पा चरण, और तीसरा अंतिम हड़प्पा चरण। अरे तो अभी क्या बताया कि अभी क्या बताया था कि ये कार्बन 14 के अनुसार इसका समय पता चला, तो इतिहासकारों ने कहा कि भाई ये तो हो सकता है कि इनका डेवलपमेंट रहा उस समय पर, इसके पहले भी ये सभ्यता हो सकती है, इसके बाद में भी ये सभ्यता हो सकती है, तो इसलिए इसके समय कितने भागों में बांट दिया? 3। अब प्रारंभिक में इतिहासकारों ने कहा बोले इस समय का मतलब यह है कि ये लोग यहां पर आकर नदी घाटी क्षेत्रों में बसे होंगे, तो बसे, इसके बाद में उन्होंने फिर धीरे धीरे क्या किया? डेवलपमेंट किया होगा, और फिर क्या हुआ? इस समय पर उनका धीरे धीरे विनाश हो गया होगा, इसलिए इसके समय वो कितने भागों में बांटा? 3 हिस्सों में बांट दिया। समझ में आया? उसी से ही तो ज्ञात किया सबसे पहले, और किससे किया होगा? नहीं तो इतिहास की जितनी भी तारीखें निकाली जाती है जो लिखित साक्ष्य के रूप में नहीं है, उसको कार्बन 14 के तहत निकाला जाता है। अरे पता कब चला? 1924 में चला ना, अंग्रेजों के जमाने में पता चला ना इसके बारे में। कोई ऐसा थोड़ी बहुत पहले से हमने को पता थी। 1924 के पहले तो क्या पता था कि पहली सभ्यता कौन सी है?
वैदिक सभ्यता है। समझ में आई चीज? अब यहां पर हम लोग कह रहे हैं कि इसका विनाश हुआ इस समय के बीच में कहीं पर भी, तो मैं ना तो फिक्स ये कह सकता कि 1900 में हुआ, ना मैं ये कह सकता 1600 में हुआ, ना मैं ये कह सकता 1500 में हुआ, ना मैं ये कह सकता 1400 में हुआ। इस बीच में कभी भी इस सभ्यता का क्या हुआ? विनाश हुआ है। और विनाश का कोई एक कारण भी नहीं कहा जा सकता। अभी पूरी पढ़ो तो सही, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा क्यों नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसके लिपि अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। मैं लिपि भी दिखाऊंगा आपको अक्षर की, कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के अक्षर है। जितने भी डाउट्स हैं कल शाम के इसी समय तक तुम्हारे सारे डाउट अंत हो जाएंगे, ठीक? और पहले करना चाहो तो क्वेश्चन पूछ लेना, सारे पहले ही कर दूंगा जो आते जाए वो। इतना समझ में आया? अब यहां पर हेडिंग डालिए और फिर लिखिए विस्तार क्षेत्र। क्या लिखना है सबसे पहला? विस्तार क्षेत्र। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र कहां से कहां तक है। तो विस्तार क्षेत्र में कुछ नहीं करना है, ये डायग्राम बना लेना जो आपको बना के बताया अभी मैंने। उत्तर में विस्तार कहां से है? मांडा। कहां पे आता है? जम्मू एंड कश्मीर। दक्षिण में जगह कौन सी है? दईमाबाद। और दईमाबाद कहां पर आता है? महाराष्ट्र। और पश्चिम में जगह कौन सी है भाई इस सभ्यता के अंतर्गत? तो पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा कौन सा, यहाँ पे ये तो नॉर्थ है, ये साउथ है। पश्चिम में कौन सी है? सुतका गेंडोर। तो पश्चिम में सुतका गेंडोर से था। और सुतका गेंडोर कहां पे आता है? पाकिस्तान। और यहां पर पूर्व में कौन सी जगह है? आलमगीरपुर। तो आलमगीरपुर कहां पे आता है? तो आलमगीरपुर है कहां पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये सभ्यता का विस्तार क्षेत्र रहा। अब इस सभ्यता के अंतर्गत अगर देखें तो उत्तर से दक्षिण कितनी है यहाँ पर? तो ये है कितनी किलोमीटर की? 1100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर विस्तार है? 1100 किलोमीटर। कैसा है ये? नॉर्थ टू साउथ। और अगर ऐसे अपन देखें वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट टू ईस्ट कितनी है ये? तो वेस्ट टू ईस्ट है कितनी? 1600 किलोमीटर। तो ऐसा कितना है ये? 1600 किलोमीटर है। क्लियर? फिर इसके बाद में यहां पर लिखना आप लोग, इसकी आकृति कैसी देखने को मिलती है? तो इसकी आकृति है कैसी? त्रिभुजाकार। तो इसको त्रिभुजाकार आकृति में हम लोग देख सकते हैं। और इसके अंतर्गत फिर आप लोग बताना इसका क्षेत्रफल कितना है। तो यहां पर क्षेत्रफल आपको देखने को मिलेगा, नहीं याद रहे तो लिख देना संभवतः 13 लाख, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और याद रह जाए तो लिख देना 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। और नहीं रहे तो ऐसा लिख देना 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लगभग शब्द लिख देना वहां पे, लिखना। और पूरा एग्जैक्ट आंकड़ा लिखो तो मत लिखना भली लगभग। हो गया? उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दईमाबाद। हाँ? अरे सब बता दूंगा, अभी कैसे बता दूं एक साथ में? हर स्थल को पढ़ाऊंगा। हड़प्पा पढ़ाऊंगा तो हड़प्पा की खोज किसने की? हड़प्पा किस नदी के किनारे है? हड़प्पा से खुदाई में क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो पढ़ाऊंगा तो मोहनजोदड़ो को मोहनजोदड़ो क्यों कहते हैं? किस भाषा का नाम है? किसने खोज की? क्या मिला? यहां तक बताऊंगा। लोथल पढ़ाऊंगा तो लोथल क्या था? किसने खोज की? कब हुई? किस वर्ष में हुई? और खुदाई में क्या क्या मिला? किस नदी के किनारे था? ये भी पढ़ाऊंगा। समझ में आई चीज? सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक स्थल को पढ़ाऊंगा। जैसे हड़प्पा किस पाकिस्तान के किस जिले के किस गांव में आता है, वो भी बताऊंगा। समझ गए? जी हाँ, पहला ज्ञात स्थल हड़प्पा था। अब इसको अगर आपको और जाना है ना, जो तुम्हारे काम का डेटा नहीं है, तो वो चाहो तो वो भी सुना दूं कि पता कैसे चला। 1853 में रेलवे की खोज, रेल शुरू हुई थी। उसके बाद में पूरे जहां तहां सब जगह रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी। अब रेल की पटरी बिछ रही थी तो उसी समय क्या हुआ कि यहाँ पे हड़प्पा नाम की जगह थी। वो हड़प्पा में ऐसा ऊंचा इस टाइप का टीला हुआ करता था। अब पहले ट्रेन के इंजन इतने पावरफुल नहीं थे कि आखिरकार वो टीले के ऊपर चढ़ा दें, यहां से गुजार दें ऐसे निकाल के ट्रेन को। तो उनने कहा बोले यार ये टीला है, एक बात करो इसको लेबल कर दो, बिल्कुल एकदम बराबर पे ले आओ, बराबर पे ले आओ बोले हड़प्पा के टीले को, ताकि ट्रेन की पटरी वहां से आसानी से बिछ जाएगी। अब उनने क्या किया, वो टीले को खोदने कर, बहुत टीला मतलब कोई छोटा सा ऐसा टीला नहीं है, पूरा गांव की गांव हड़प्पा वाला पूरा टीला, मतलब एक नगर बस जाए इतना बड़ा टीला टाइप से था। अब उनने कहा बोले इसको हटाने के लिए एक प्रक्रिया करें कि इसको हटवाएं यहाँ से। उसको हटाने के लिए उस समय पर प्रोसेस शुरू की, खुदाई करने लगे तो वहां पे थोड़ी शंका जाने लगी, बोले यहाँ पे हो सकती है कुछ पुरातात्विक चीजें हो। तो उस समय पर वहां पर अलेक्जेंडर कनिंगम थे, उन्होंने जाके वहां का दौरा किया।
अलेक्जेंडर कनिंगम सबसे पहले हड़प्पा नामक टीले पे गए थे दौरा करने। उनने वहां पे जाके दौरा किया, दौरा करके उन्होंने देखा, बोले हो सकता है यहाँ पे कोई पुराने साक्ष्य इतिहास के हमको मिल जाए। तो वो बात ठंडे बस्ते में चली गई, आगे खुदाई हुई नहीं उसके ऊपर। फिर कुछ समय बाद में जो है, जब जॉन मार्शल डायरेक्टर बने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, पहले अलेक्जेंडर कनिंगम थे, इसीलिए तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक कहते हैं किसको, अलेक्जेंडर कनिंगम को। बाद में जब जॉन मार्शल बने तो जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक पूरा ग्रुप तैयार किया, और वो ग्रुप गया कहां पर, हड़प्पा, और हड़प्पा जाके उसने खुदाई करनी शुरू की। अब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट 1921 में खुदाई कर रहा है, 1924 में घोषणा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि भाई हैंड टू हैंड किसी भी जगह खुदाई का मतलब ये नहीं गेती फावड़ा लेके भिड़ गए खुदाई करने, या जेसीबी मशीन लगा के सब खोद खाद दिया। भाई खोद रहे हैं मतलब कि क्या हुआ, अंदर उसमें क्या हो रहा है, खुदाई हो रही है। जब अंदर खुदाई हो रही है तो खुदाई के अंदर धीरे 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 सारी चीजें हमको निकालनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे इस प्रकार के ऐसे नगर निकला पूरा। अब इसको खोदने के लिए समझ जाओ कैसे खोदा होगा, मतलब ब्रश जो आप देखते हो ना, उससे बारीक से बिल्कुल एक एक चीजों को साफ करते करते धीरे 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 पूरा ये सुरक्षित अंदर से माल मटेरियल निकाला। इस तरह से खुदाई करके पूरा नगर अस्तित्व में आया। तो ऐसे हम लोग हर नगर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा नगर निकला, उस नगर से खुदाई में क्या निकला, कहीं से मेकअप बॉक्स निकला, कहीं से तांबे की कुल्हाड़ी निकली, तो कहीं से आपको जो है वो देखने को मिलेगा क्या, मृतकों का टीला बोलते हैं ना, मोहनजोदड़ो का मतलब क्या है, मृतकों का टीला, सिंधी भाषा का शब्द है वो। तो एक ही जगह से बहुत सारी अस्थियां निकली लोगों की। फिर किसी जगह से अगर खुदाई की तो कहीं पर प्राचीन काल के अंतर्गत हमको खेती के साक्ष्य मिल रहे हैं, कहीं पे खेती के साक्ष्य मिले खुदाई में, तो किसी जगह पे खुदाई की तो वहां से ऐसे नगर खुदाई में निकले हैं। 7 पानी के जलाशय मिले धोलावीरा से, तो अपन धोलावीरा स्पेशल पूरा पढ़ेंगे कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कौन सी जगह, धोलावीरा। क्यों शामिल है? क्योंकि 7 बड़े जलाशय मिले। ये सब कुछ चीजें आप लोगों को पता चलेगी, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना होगा मन में, तब जाके ये सब कुछ समझ पाओगे। ठीक, अब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहले मेंस में क्वेश्चन आता है। स्थल तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन शुरुआत स्थल से नहीं करेंगे। शुरुआत हम लोग करेंगे कि ये जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता जो निकली है, इस पूरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत इसकी विशेषताएं क्या है, आखिरकार इतनी क्या इंपॉर्टेंट थी ये। मैं कहूं तुम्हारी विशेषता क्या है, तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है, और वो है इसका नगर नियोजन। क्या था इसका? नगर नियोजन। मतलब इसकी टाउन प्लानिंग जो है, नगर नियोजन जो है, वो बहुत ही शानदार हुआ करता था, जिसको हम लोग टाउन प्लानिंग कह दे या फिर नगर नियोजन कहते हैं। अब नगर नियोजन बता रहा हूं सबसे पहले कैसा था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में यह चीज थी कि इस नगर के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर होते थे, उन नगरों को अगर आप लोग देखोगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर अगर आप लोग देखने जाएंगे तो उन नगरों में सबसे पहली चीज देखने को मिल रही है इस प्रकार की आपको। ये क्या है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नगरों के अंतर्गत आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, घर नहीं, देखो और कुछ नहीं। नगर इस तरह से फैला हुआ था, अर्थात नगरों के अंदर सड़कें हर थोड़ी दूरी पे जाके 90 डिग्री का कोण बनाती थी, जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहां पर मैं बता रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो नगर थे, उन नगरों की सड़कें हर थोड़ी दूरी पे जाके यहां से समकोण बना देती थी, फिर यहां से जाके फिर समकोण, फिर ऐसा इधर भी, फिर थोड़ा आगे इधर भी। पूरे नगर में ऐसा जाल बैठा हुआ था, जाल टाइप से फैली हुई थी, सड़कों का जाल। और इन सड़कों के किनारे यहां पे बने होते थे क्या? घर। ये सड़कों के किनारे क्या है? घर। अब पहली चीज कि सड़कें चौड़ी थी, मुख्य सड़क काफी चौड़ी होती थी। अब भाई सड़कें समकोण पर काटती हुई क्यों होती थी? क्या कारण था कि इन्होंने हर थोड़ी दूर पे सड़कों को समकोण पर कटवाया? उसका कारण यह था कि आज दिन भर इंदौर नगर निगम में आप लोग देखते हो रात्रि से लेकर सुबह तक सफाई का काम होता है, सड़कों की साफ सफाई होती है। लेकिन इन्होंने सड़कें को ऐसा डिजाइन किया था कि हवा चलने पर ऑटोमेटिक सड़कें साफ हो जाए।
यहां पर भाई हवा चली तो कचरा इधर उधर, सीधा आगे गया तो भी उधर इधर उधर निकल ही जाएगा। मतलब इस टाइप से इन्होंने सड़कों को डिजाइन करके रखा था ताकि सड़कें साफ दिखती रहे। इसलिए 90 डिग्री का कोण बनते था, समकोण पर एक दूसरे को सड़कें काट देती थी, पहली चीज। दूसरा ये कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सड़कें होती थी वो सड़कों के किनारे घर होते थे। लेकिन आज तुम्हारा घर तुम्हारी सड़क के किनारे है और तुमसे कोई कह दे पीछे गली में दरवाजा खोल दो तो पड़ोसी को मार दो, बोले पागल है तू, हमने इतना पैसा लगा के रोड पे जमीन खरीदी और बोल रहा है घर का दरवाजा पीछे गली में खोल दो। हम तो खोलेंगे किधर दरवाजा? मेन रोड की तरफ। लेकिन उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेन रोड की तरफ नहीं खोलते थे, बल्कि पीछे की तरफ ओपन होता था। घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ। अब समझ जाओ, हवा चलती थी तो उनको धूल खाने का शौक नहीं था। सड़कें किधर ओपन, गेट किधर ओपन होगा? पीछे की तरफ। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे रंगपुर हो, चाहे कालीबंगा हो, चाहे हड़प्पा हो, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के नगर हैं। सारे नगरों के दरवाजे खुलते थे किधर? पीछे की तरफ। एकमात्र अपवाद स्वरूप जगह थी लोथल, जिसके दरवाजे खुलते थे किधर? मुख्य सड़क की तरफ। वो लोथल पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि क्यों खुलते थे, क्या रीजन था। दूसरी बात ये कि घर जब इनका बना हुआ था तो ये तो घर की बात कर दी कि सड़कों के किनारे घर थे, लेकिन दरवाजे ओपन होते थे किधर? पीछे की तरफ। सड़कें जो होती थी उन सड़कों के किनारे यहां पर प्रॉपर नालियां बनी होती थी। क्या बनी होती थी? नालियां। और नालियां आप लोगों को बताऊं तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत नालियां ऐसी बनी थी, सीढ़ी नुमा ओपन नालियां जो थी वो सड़कों के किनारे थी और इस प्रकार से सीढ़ी नुमा होती थी। लकड़ी की नाली होती थी। किसकी नाली होती थी? लकड़ी की। कालीबंगा से खुदाई में लकड़ी की नाली निकली। अब नाली लकड़ी की क्यों? आज के समय पर पानी गिरता है, सड़कें पानी से लबालब हो जाती है। देखते हो आप लोग क्यों हो जाती है? क्योंकि हमने बना दिया अंडरग्राउंड, उसको अंडरग्राउंड बना दिया, ऊपर से ढक दिया उस पर। ठीक है, सड़क का पानी जाएगा कहां, रिसेगा कहां पे पानी? तो ये लोग क्या करते थे, सड़कों के किनारे जो नालियां होती थी उनको सीढ़ी नुमा इसलिए ताकि पानी प्रेशर के अकॉर्डिंग नीचे जाता रहे। समझ में आई चीज? और ओवर बाहर निकलने के चांसेस ना हो, क्योंकि यहां पर प्रेशर बढ़ेगा तो इधर उतर जाएगा और यहां का प्रेशर उधर उतर जाएगा। वो देखे होगा ना सीढ़ी नुमा। तो ये सभ्यता सबसे फेमस थी अपनी जल निकासी प्रणाली के लिए। किसके लिए फेमस थी? जल निकासी प्रणाली। मतलब ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे मेन चीज थी, इसकी जल निकासी प्रणाली। इस सभ्यता के अंतर्गत जल निकासी प्रणाली ही खास नहीं थी, बल्कि इस सभ्यता के अंतर्गत अगर आप लोग देखोगे तो एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि यहां पर जो घर होते थे वो घरों के ऊपर रोशनदान होते थे ताकि सनलाइट प्रॉपर आए। घरों के अंदर अपना बड़ा सा आंगन हुआ करता था। घरों के अंतर्गत हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कुएं की सुविधा उपलब्ध थी और यहां तक कि घरों के अंतर्गत स्नानागार की व्यवस्था थी। क्या बना हुआ था? स्नानागार। कहां पे होता था? घरों में। ठीक है, एक बृहद स्नानागार में बताऊंगा, वो मोहनजोदड़ो से मिलेगा, जिसको हम लोग बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जिसका नाम है बृहद स्नानागार। उसको पूरा डिटेल में समझेंगे, 7 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है उसका। तो ये थी सबसे पहली चीज कि नगर की सड़कें समकोण पर काटती थी, घरों के दरवाजे मुख्य रूप सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। जल निकासी प्रणाली इस सभ्यता की सबसे मेन थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि नगर जो होता था वो नगर 2 हिस्सों में बटा होता था। कितने हिस्सों में? 2। यहां पर एक नगर का ये था ऊपरी हिस्सा, ये कौन सा था? ऊपर का भाग। और ये कैसा था? नगर का निचला हिस्सा। ये जो नगर का ऊपर वाला जो हिस्सा होता था, इसके अंतर्गत यहां पर जो भवन बने हुए थे वो पत्थर के बनते थे और नीचे का जो हिस्सा था यहां पर जो मकान बनते थे वो किसके बनते थे? ईंट से बनते थे। ये नगर की सबसे मेन चीज थी और ये नगर की मेन चीज आप लोग देख भी सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर थे वो नगर 2 हिस्सों में थे। एक नगर का ये वाला हिस्सा आप लोग देख रहे हो, इसको कहते थे नगर का पश्चिमी भाग, जो कि किससे बना हुआ दिख रहा है? पत्थर से। और ये था नगर का निचला हिस्सा, जो कि किससे बना हुआ दिख रहा है? ईंट से। सिंधु घाटी सभ्यता के सारे नगर 2 स्तर में बसे हुए थे, एक ऊपर का हिस्सा और एक निचला हिस्सा। ये ऊपर वाले हिस्से को दुर्ग क्षेत्र भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दुर्ग क्षेत्र। दुर्ग मतलब किला,
जहां पर शासक वर्ग के लोग रहते होंगे। अब यहां पर यह नहीं पता कि शासन किसका था, हो सकता है कि यहां पर शासक वर्ग मतलब व्यापारी लोग थे। कौन थे? व्यापारियों का दबदबा था, तो ऐसा इतिहासकार कहते हैं कि शासक वर्ग मतलब व्यापारी लोग जो है उनका यहां पर रहा होगा। इसके अलावा यह नगर का निचला भाग था जो ईंटों से बना हुआ था, ठीक है, जहां पर आम जनसाधारण के लोग यहां पर नीचे की ओर रहते थे। तो एक ऊपरी हिस्सा और एक नगर का निचला भाग, ठीक है। तो ये दो हिस्सों में क्या था? नगर बटा हुआ था। तो क्वेश्चन यहां पर 7 नंबर में बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हम लोग क्या लिखेंगे? तो हम लोग बताएंगे सबसे पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता नगर नियोजन में पहली चीज क्या बताएंगे? नगर दो हिस्सों में बटे हुए, एक ऊपरी और एक, ऊपर वाला भाग पत्थर से और निचला ईंट से। नगर दो हिस्सों में बटा हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे हम लोग? कि नगर की सड़कें जो है वो कैसी थी? समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे? कि नगर की सड़कें समकोण पर काटने के अलावा क्या देखने को मिल रहा है? नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना उठ खुलकर पीछे की ओर। यह सभ्यता फेमस थी किसके लिए? नालियों के लिए, मतलब जल निकासी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ थी। फिर इस सभ्यता के अंतर्गत जो मकान बनते थे वो ईंट से बनते थे, और ईंट कैसी? पक्की ईंट है। अब तुमको अभी तो लग रहा होगा कौन सी बहुत बड़ी 30 मार्का का तीर मार दिया। भैया जब यह सभ्यता थी उस समय पर विश्व में किसी ने ईंट की पक्की ईंट लगाई नहीं थी। सुमेरियन और मेसोपोटामिया, जो यहां पर आप लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर उस समय की सभ्यताएं देखते हैं, अरब प्रायद्वीप में देखते हैं, उन सभ्यताओं में उस समय पर ईंटें कच्ची उपयोग होती थी। मिट्टी की बना लेते थे और लगा देते थे। उनको ज्ञान नहीं था कि मिट्टी की ईंट को आग में पका दो तो क्या हो जाती है? स्ट्रांग बन जाती है। समझ में आई चीज? तो ये लोग क्या करते थे? ईंट को पका देते थे, किसमें? आग में। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनकी ईंट का माप फिक्स था, 4:2:1। मतलब 4 जो है वो ईंट की क्या रहती थी? लंबाई। 2 क्या रहती थी? उस ईंट की चौड़ाई। और 1 क्या रहती थी? उस ईंट की ऊंचाई। तो इनकी ईंटों का अनुपात पूछा जाता है कई बार, तो 4:2:1 में क्या होती थी? इनकी ईंटें होती थी। फिक्स साइज है, किसी भी नगर से ईंट निकाल लो, नगर ईंट का साइज यही मिलेगा, 4:2:1। समझ में आई चीज? तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण क्या है? नगर की विशेषता। लिखो, हेडिंग डालो नगर नियोजन, हेडिंग डालिए नगर नियोजन। ये मेंस में प्रश्न बनेगा सीधा सिच्चा, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन पर। लिखिए, यह सभ्यता अपने नगर नियोजन प्रणाली के लिए संपूर्ण विश्व में या विश्व में, सिर्फ लिख लो, विश्व में लोकप्रिय बनी। नगरों की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नगर नियोजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक, अब प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? तो पहला, सबसे पहला पॉइंट लिखो यहां पे, फर्स्ट नंबर पे पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखना, समकोण पर काटती सड़कें। नहीं, पॉइंट्स वाइज लिखते जाओ। हाँ, नंबर 1 विशेषता लिख रहे हैं ना अपन, समकोण पर काटती सड़कें, समकोण पर काटती सड़कें, हो गया। दूसरा पॉइंट लिखें, नंबर 2 सेकंड, हो गया इतना। फिर नंबर 2 लिखें सेकंड नंबर पे, उत्तम जल निकासी प्रणाली, उत्तम जल निकासी प्रणाली, उत्तम जल निकासी प्रणाली, हो गया। तीसरा पॉइंट लिखें, नंबर 3, क्या आएगा तीसरा? तो थर्ड नंबर पे लिखिए, नगर
का विभाजन, नगर का विभाजन दो स्तर में, नगर का विभाजन दो स्तर में। सबसे पहले यहां पे लिखना अब ऐसा एरो बना के, पश्चिमी क्षेत्र और दूसरा लिखना पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र को क्या कहते हैं? दुर्ग। क्या कहा जाता है इसको? दुर्ग। और यहां पर निर्माण किससे हुआ था? इसमें निर्माण हुआ था किससे? पत्थर से। और यहां पर इसका निर्माण किससे था? तो निर्माण पक्की ईंटों से। समझ में आ गया? हो गया क्लियर? चौथा पॉइंट 4th नंबर पे लिखो। हो गया? हो गया? फिर लिखो ईंटों का अनुपात 4:2:1। पक्की ईंटों का प्रयोग, ऐसा लिखना। पक्की, मैं जो बोल रहा हूं वो लिखना पूरा, चौथा पॉइंट। पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग मतलब उस समय पर विश्व में और कहीं पर भी नहीं हो रहा था। जब ये सभ्यता थी तब पहली बार इन्होंने ही किया। पक्की ईंटों का प्रयोग, अनुपात, ईंटों का अनुपात मतलब ईंटों का अनुपात 4:2:1। 4:2:1। हो गया? नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखो, 5th। लिख लिया? 5th लिखो, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर, घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुला करते थे। हो गया? छठा पॉइंट लिखो। हो गया? 6 नंबर पे लिखो, घरों में आंगन और रोशनदान का प्रयोग किया जाता। घरों में आंगन, रोशनदान, रोशनदान मतलब जिससे सनलाइट आए अंदर, रोशनदान। और घरों में आंगन, रोशनदान और क्या देखने को मिल रहा है? कुएं तथा कुएं प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कितने पॉइंट्स हो गए? 6। अब अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को समझाइए, तो ये 6 पॉइंट एज इट इज लिख देना। और स्टार्टिंग में आपको क्या लिखा हुआ है उसका? आपने परिचय। क्या लिखा है? परिचय। समझ में आया? तो वो परिचय हो गया और नीचे उसके से रिलेटेड कितने पॉइंट्स हो गए? 6 पॉइंट। आज जाके देख लेना, इस टाइप के प्रश्न आपको मिल जाएंगे मेंस में। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन को समझाइए, तो ऐसे नगर नियोजन आप लोग बता सकते हैं। क्लियर? अब ये तो पहली चीज देखी अपन ने नगर की। अभी कोई सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इतने में ही सीमित नहीं है। अब अपने को देखना है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय का धर्म कैसा था, उस समय पर महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उस समय पर लिपि कैसी हुआ करती थी, ये सब कुछ चीजें देखना है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, जिसको हम लोग कहते हैं सेंधव लिपि। ये है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, सेंधव लिपि या सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि, जो भी कहना। लिपि जैसे आज तुम्हारी लिपि है देवनागरी, पढ़ पा रहे हो ना उनको, ऐसे ही ये लोग थे उस समय पर जो इस प्रकार की लिपि लिखते थे। पढ़ पा रहे हो? इसको लिखा हुआ है, पोहा और जलेबी बना है आज। पढ़ पा रहे हो? नहीं। क्यों नहीं पढ़ पाए? आज तक किसी ने पढ़ने में सफलता हासिल नहीं की। अधिकतर आकृतियां आपको अंग्रेजी के यू अक्षर की दिख रही है, दिख रही है। अधिकांशतः क्या दिख रहा है? अंग्रेजी का यू अक्षर।
बाकी नहीं पढ़ पा रहे हो? अब सुनिए, इनकी लिपि अभी तक कोई पढ़ने में किसी को सफलता प्राप्त नहीं हुई है और ना ही होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यह है भाव चित्रात्मक, जो इनके मन के भावों को दर्शाती है। कोई गाड़ी में बैठकर डॉक्टर जा रहा है और उसकी गाड़ी पे आप लोग लोगो लगा है तो देख के बता देते हो कि ये डॉक्टर की गाड़ी है? कि वो चिल्लाते जाता है मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, तब तुम कहते हो ये डॉक्टर की गाड़ी जा रही है? किसी वकील की गाड़ी जा रही है तो उस पर लोगो देख के आप लोग बता देते हो कि ये वकील की गाड़ी जा रही है? वो क्या है? उसके मन के भाव है, जो वो शो कर रहा है कि मैं वकील हूं, इसलिए उसने गाड़ी पर अपना चिन्ह लगा रखा है। तो उसने, हम लोग आज समझ पा रहे हैं उसको। मान लीजिए आज हम लोग जितने भी पृथ्वीवासी हैं वो संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएं और आने वाले समय में दूसरे लोग आए, तो क्या वो समझ पाएंगे कि वकील उस समय पर ऐसा सिंबल छोड़ के जाता था? नहीं ना। तो ऐसे ही उस समय की ये क्या है? उनके सिंबल थे, उनके भाव थे, जो उनके भावों को दर्शाते हैं। अर्थात इस लिपि को क्या कहते हैं? भाव चित्रात्मक। क्या बोलते हैं? भाव चित्रात्मक। लेकिन इसके लिखने का तरीका भी बड़ा अजीबोगरीब था, जिससे हम लोग कहते हैं कि इस लिपि को लेखन शैली बुस्ट्रोफेडल मिलती है। लेखन कैसे होता था? तो इस लिपि को लिखा जाता था कैसे? तो पहली पंक्ति तो ये लिखते थे यहां से, मतलब ये कौन सी साइड है? लेफ्ट टू कैसे जाते थे? लेफ्ट टू राइट। तो पहली लाइन लिखते थे ये बाएं से दाईं तरफ। तो कौन सा स्पेशल, अपन भी तो ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन दूसरी लाइन में ये यहीं से इधर आ जाते थे, तीसरी लाइन में ये यहां से यहां तक जाते थे। पहली लाइन लेफ्ट टू राइट, और दूसरी लाइन कैसी होती थी? तो दूसरी हो जाती थी कैसी? राइट टू, और पहली, समझ में आई चीज? अब अपन पढ़ तो पाए नहीं इनकी लिपि को, फिर कैसे अनुमान लगा के हम लोगों ने कह दिया कि इनकी पहली लाइन जो है भैया वो इधर से ऐसी जाती थी और दूसरी लाइन इधर से ऐसी जाती थी? पढ़ तो पाए नहीं ना आज तक अपन, फिर कैसे अनुमान लगा लिया? तो अनुमान लगाते हैं हम लोग क्यों? मनुष्य की आदत से। आप अपनी कॉपी के पेज को देखिए, और आप लोगों ने जहां से लिखना शुरू किया होगा वहां पर छोड़ा है जगह को, और जहां पर समाप्त किया होगा वहां अंत तक छिपा देते हो, और इच्छा करती है एक दो नीचे भी लिख दें। होता ही नहीं होता है। और फिर जब शुरू करोगे अगली लाइन को तो फिर स्पेस दोगे, और अगली लाइन फिर क्या करोगे? वहां तक छिपा मारोगे। समझ में आया? इसी के आधार पर इसका अनुमान लगा के निकाला गया तर्क कि भैया इनकी लाइन को इस तरह से ये लोग क्या करते थे? लिखते थे। समझ में आई चीज? तो इस लेखन शैली को कहते हैं क्या? बुस्ट्रोफेडन। और इनकी लिपि जो है वो कैसी है? भाव चित्रात्मक है। इनके मन के भावों को ये लिपि दर्शाती है। समझ में आई चीज? पढ़ पाए हो कुछ? नहीं। लेकिन आप लोग जो स्वास्तिक चिन्ह देख रहे होंगे, इसमें देख रहे हो, जिस स्वास्तिक चिन्ह का आज हम लोग घरों में प्रयोग करते हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है। वहीं से लिया अपन ने। स्विमिंग पूल देखा है? वो दिखाऊंगा तुमको, मोहनजोदड़ो का बृहद स्नानागार, वहीं से अपन ने सीखा और स्विमिंग पूल आज उपयोग कर रहे हैं। आज भी लोग सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करते हैं और आखिरकार पता लगाते हैं। मैं लिखवाऊंगा, अभी मत भली तैयार हो तुम लोग जाने के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता पे लोग अध्ययन करते हैं और ये बताते हैं कि आखिरकार इसके बारे में कैसे हमको चीजें पता चली है। ठीक है? और उसकी चीजों को अपनाया जाता है आज भी। आप आज के समय पर बहुत सारी चीजें देखोगे जो सिंधु घाटी सभ्यता की ही देन है, जिसको हम लोग स्वीकार करते हैं। आज जो हमारे समाज में जितनी भी चीजें वो सब इतिहास से ही तो आई है। आप खाना खा रहे हो एक हाथ से, वो भी इतिहास नहीं सिखाया तुमको। तुम्हारे जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो तुम खुद सीखे हो? सब इतिहास से सीखे हो। एक चीज बता दो जो तुम खुद से स्वयं से सीखे हो। तुम सप्ताह के 7 दिन कहते हो कि आज मंडे है, ये भी तुम खुद नहीं डिसाइड करके बैठे हो। ये भी इतिहास में विदेशी ग्रीकों ने तुमको बताया, इंडो ग्रीकों ने, कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। नहीं तो तुम तो आज कल और परसों नरसों और तरसों ही करते रहते थे। समझ में आई चीज? सप्ताह के 7 दिन भी इतिहास ने हमको बताया है। गणित की कैलकुलेशन करते हो, जीरो देखते हो, गुप्त काल के समय पर आपके सामने बात आई उसकी, वो भी इतिहास से आया जीरो कि नहीं आया? आज खगोल में हम लोग तरक्की कर रहे हैं विज्ञान के क्षेत्र में, तो गुप्त काल नहीं होता और उस काल के राजा नहीं संरक्षण देते तो इतिहास में शायद आप उन्नति नहीं कर पाते और आप पता ही नहीं चलता आपको। उस काल में हमारे पास में कई सारी साइंटिस्ट चीजें थी।
अरे सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिद्धांत जो है आज भी तो उसी आर्यभट्ट की पुरानी थ्योरी को आधार मान के सीखा जाता है। आर्यभट्ट ने बताया सबसे पहले हमको। ग्रहण करने वाली चीजें ये सब कुछ किससे बताई? इतिहास से। जितने भी जन्म हुए सब कुछ कहां से जन्म हुए? इतिहास से। सबकी जननी है क्या? इतिहास। अरे ज्योग्राफी भी आई तो कहां से आई? इतिहास से आई। वहीं से तो आए सिद्धांत, तभी तो ज्योग्राफी आई। पॉलिटी आई तो भी कहां पे आई? जब मैं मॉडर्न में ले जाके तुमको छोड़ दूंगा तब शुरू हुआ आपके भारतीय संविधान का विकास। 1947 में आजाद कराऊंगा, उसके पहले 1946 से संविधान सभा बनी, तब जाके आपकी पॉलिटी शुरू हुई। समझ में आई चीज? तो सभी का आधार क्या है? समझ पाए कुछ कि नहीं समझ में आया? अब इस पे कल की क्लास में अपन चर्चा करेंगे। आज की क्लास तो यहीं तक रखते हैं।